तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रोहन है और आज हम क्लास 10 की सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है पावर शेयरिंग। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम एनसीईआरटी की बुक का सेकंड पेज खोलेंगे तो उसमें हमें दो दो कंट्रियों के नाम लिखे होंगे, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। तो हमें इन दोनों कंट्रियों के बारे में पढ़ना है और इनके एथनिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो जो बेल्जियम है वो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, जो एरिया के मुकाबले हरियाणा से भी छोटी है। इंडिया का स्टेट जो हरियाणा है उससे भी छोटी है हैं। और ये अपना बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्समबर्ग से के साथ शेयर करती है। और इट हैज़ अ पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ अ हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन है इसके यहाँ पे। और जो इसका एथनिक कंपोजिशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस कंट्री के जो 59% पीपल जो रहते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो साउथ पार्ट है बेल्जियम के। और वहाँ पे लोग डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं और 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं, जो नॉर्थ पार्ट है बेल्जियम के। और वहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीख करते हैं। और जो इसकी 1% पॉपुलेशन बची वो वो जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। और इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। और इस शहर में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करते हैं और वहीं 20% लोग डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो हमने जो इसका एथनिक ग्रुप्स पढ़े, तो इससे क्या प्रॉब्लम आई थी बेल्जियम में। ये जो एथनिक ग्रुप्स थे ना, इसकी वजह से ना बेल्जियम में बहुत ज़्यादा टेंशन अकर हो रही थी। उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी, लेकिन वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। ये पहला रीज़न था टेंशन, बेल्जियम में टेंशन का। और दूसरा रीज़न इसी से रिलेटेड है कि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो थे तो मेजोरिटी पूरी कंट्री में, लेकिन जो ब्रुसेल्स है कैपिटल इसका, वो वहाँ पे माइनॉरिटी में थे। जैसे कि आपने देखा कि 59% लोग बेल्जियम में डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं। और ये हुआ मेजोरिटी पूरी कंट्री में। लेकिन वहीं पे जो इसका ब्रुसल सिटी है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज स्पीक करने वाले हैं। तो इस वजह से जो था ना, बेल्जियम में टेंशन अकर हो रही थी। तो हमने ये बेल्जियम का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के एथनिक ग्रुप्स के बारे में और उसकी कंट्री के बारे में। तो जब हम श्रीलंका जो एक आइलैंड नेशन है। ये यूरोप की एक छोटी सी कंट्री थी, ये एक आइलैंड नेशन है। और ये कुछ किलोमीटर्स दूर है वो साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर दूर है। और जो इसकी पॉपुलेशन है वो हरियाणा के सेम है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, सेम एज हरियाणा। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इसकी हाफ पॉपुलेशन है हरियाणा से और इसकी सेम पॉपुलेशन है हरियाणा से है। और ये बाकी नेशनों की तरह है साउथ एशिया रीजन में। ओके। अब श्रीलंका जो है वो वहाँ पे एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है वहाँ की। ओके। वहाँ के जो मेजर सोशल ग्रुप है वहाँ पे सिन्हेला स्पीकर है 74%, और तमिल स्पीकर है 18%। और तमिल्स में तमिल्स दो टाइप के हैं। ये तमिल्स दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं। ये जो हमारे तमिल्स हैं ये दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। तो अब हमें ये आई कि इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल में अंतर क्या है। तो जो श्रीलंकन तमिल है वो शुरू से श्रीलंका में रह रहे हैं। वो वहीं पे उनका जन्म वहीं पे हुआ और वो वहीं पे शुरू से रह रहे हैं। उनके फोर फादर भी वहीं पे रह रहे थे। और उनकी क्वांटिटी कितनी है, 13%। और जो इंडियन तमिल हैं वो हैं जो जिनके फोर फादर कॉलोनियल पीरियड के टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम, एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका लाए गए थे। इनकी पॉपुलेशन 13% थी तो इनकी पॉपुलेशन 5%। ओके। और जो अब हम क्या बोलते हैं, जो हमने इन स्पीकर्स के बारे में पढ़ा तो हम उनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। जो सिनेरा स्पीकर है ना, मोस्ट ऑफ द सिनेरा स्पीकिंग पीपल वो बुद्धिस्ट हैं। और वाइल जो मोस्ट ऑफ द तमिल्स हैं वो हिंदूज या फिर मुस्लिम है। और जो 7% जो हमारी
वो 7% जो लोग हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि बोथ तमिल और सिन्हला वो दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ओके, तो अब हमने ये सब श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, ये और क्या बोलते हैं बेल्जियम के बारे में भी पढ़ लिया, वहाँ के एथनिक ग्रुप के बारे में, वहाँ पे के ऑपरेशन के बारे में। और तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे कौन से रूल्स लाए जिससे जो वहाँ पे वहाँ पे टेंशन अकर हुई, वहाँ पे फिर दो दो कम्युनिटी में झड़प हुई, लड़ाई हुई, और वो लड़ाई आगे जाके सिविल वॉर में बदल गई। वो जो न्याय की इक्वालिटी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे वो जाके सिविल वॉर में बदली। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे, ये सब आगे जो है उसमें कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लेना। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे जो मेजोरिटेरियनिज्म हुआ था श्रीलंका में। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? ये एक बिलीव होता है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, किसी भी वे में वो चाहे। ओके, बाय डिसरिगार्डिंग विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके विश और उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करते हुए। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज कैसे हुआ, कब हुआ। श्रीलंका 1948 में एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हुआ। ओके, वो क्या अंग्रेज़ों के उससे उसको आज़ादी मिली। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसे कौन से रूल्स लाए जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आए, और उस वहाँ के लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब हम पढ़ेंगे। वहाँ का मैजोरिटेरियन रूल पढ़ेंगे। ओके, इन 1956 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसने सिन्हेला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज, जिससे तमिल कम्युनिटी वालों को फ़र्क पड़ेगा ही। और जो वहाँ की जो पॉलिसीज़ बनाई गवर्नमेंट ने वो सिन्हेला स्पीकर्स को फेवर करेगी जॉब में, और गवर्नमेंट जॉब में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हैं। तो और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ जिसने बताया कि जो गवर्नमेंट है द गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट द फॉस्टर बुद्धिज़्म क्यों? क्योंकि जो सिन्हेला स्पीकर कम्युनिटी थी वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थी। ओके, तो ये सब रूल लागू किए वहाँ की गवर्नमेंट ने। वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब रूल लागू किए सिन्हेला लोगों को, वहाँ की मेजोरिटी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो गवर्नमेंट के ये सारे मेजर्स थे, ये वहाँ के जो तमिल्स थे ना उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज कर रहे थे, उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज कर रहे थे अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। उनको लगा कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो बुद्धिस्ट सिन्हेला के द्वारा लेड करी जा रही है वो उनकी लैंग्वेज को लेके सेंसिटिव, उनकी लैंग्वेज और कल्चर को लेके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंसिटिव नहीं है। और उनको लगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको डिनाई कर रही है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और डिस्क्रिमिनेट कर रही है उनको जॉब्स पाने में और अपॉर्चुनिटीज़ पाने में उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है। और उनको उनका जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर कर रही है। तो ये सब जो इन्होंने किया, तो उसके बाद क्या बोलते जो तमिल्स हैं उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, और इससे वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को तो बहुत फ़र्क पड़ा। तो क्या हुआ जो सिन्हेला और तमिल्स के बिटवीन ना एक तरह की जंग छिड़ गई, एक तरह की लड़ाई हो गई दोनों कम्युनिटीज़ में वो हो गया, गुस्सा पैदा हो गया एक दूसरे को लेके। जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने अपनी पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल लॉन्च किए, और ये मान की कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज है रिकॉग्नाइज किया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वालिटी के लिए। और उन्होंने ये भी मांग की कि जो वो अपॉर्चुनिटीज़ है इन सीकिंग जॉब एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एडमिशन में उनको सेम मिलनी चाहिए एज सिन्हेला कम्युनिटी।
लेकिन जो इनकी ये डिमांड थी उनको गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया। फिर तमिल श्रीलंकन तमिल ने 1980 में कई सारी पार्टियां बनाई और उन्होंने डिमांड की कि वो एक अलग अलग से कंट्री चाहते तमिल तमिल कम्युनिटी की, जिसका नाम उन्होंने रखा तमिल इलाम। और वो कहाँ पे बनाना चाहते थे? श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स में। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट ने उनकी इस मांग को भी डिनाई कर दिया। फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे एक सिविल वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे। दोनों कम्युनिटीज़ के हजारों लोग मरे। और क्या बोलते हैं, मैनी फैमिलीज मैनी कई परिवार को फोर्स किया गया कंट्री छोड़ने के लिए एज ए रेफ्यूजीज। और कई लोगों की लिवलीहुड छीन गई इस सिविल वॉर से। और ये इस सिविल वॉर का इम्पैक्ट श्रीलंका की सोशल इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत सालों तक पड़ा। और इसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट्स को समझ आ गई होगी, और फिर उसके बाद वहाँ पे वही जो भी हुआ होगा वो सब हमारे इसमें नहीं है बुक में। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम ने वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, बेल्जियम गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को सेम राइट्स दिलवाने के लिए वहाँ पे लोगों को क्या बोलते पॉलिटिक्स को स्टेबल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया। उससे पहले हम एक पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, सिविल वॉर। ये एक वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that becomes so intense it appeared like a war. ओके, अब हम पढ़ेंगे जो बेल्जियम थी वहाँ की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट किए, लगभग 4 बार अमेंडमेंट किए। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेस्क्राइब किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो उन दोनों की नंबरिंग इक्वल होगी। और एक कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर किए जो सपोर्ट करेगी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ओके, thus so single community can make decision unilaterally. मैनी पावर वहाँ जो कई पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation. ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैव एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो वहाँ की फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में। और रूल्स लागू किए गए। ये सब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय अ पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। एक लैंग्वेज कम्युनिटी द्वारा इसे इलेक्ट किया जाता था। डच, फ्रेंच लैंग्वेज, नो मैटर वेयर दे लिव। कोई मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते थे, ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ रहते थे। दे लिव दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट के पास पावर थी रिगार्डिंग कल्चरल, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, इन सब में ये सब पावर थी। अब बात आती है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट था यूरोपियन पार्लियामेंट वो बेल्जियम में ब्रुसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ये है यूरोपियन पार्लियामेंट।
ओके, तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।